हेलो एवरीवन। देखिए, ये हमारा लेक्चर जो है ये पर्टिकुलरली बहुत सिंपल होने जा रहा है। इसमें कुछ नहीं करना आपको। जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स होंगे मैं सिर्फ उन्हीं पॉइंट्स को एलेबोरेट करूँगा। बाकी जो लिखा हुआ है एज इट इज़ आप इसको देखकर नोट्स बना लीजिए, वो आपके काम आएगा और आप लोगों की समझ में भी आ जाएगा वो जो चीज़ मैंने इसमें यहाँ पर लिखी हुई है, क्योंकि कहीं ना कहीं हम लोग उसको पिछले अपने किसी न किसी लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं ऑलरेडी। तो ध्यान से आप लोग देखिएगा और सुनिएगा। ओके, अगले स्लाइड की तरफ चलते हैं। ये हमारा टाइटल है अधिकारों के आयाम, जिसमें हम लोग दो बचे हुए अपने आयामों पर चर्चा करेंगे, जिसमें दूसरा आयाम है आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक अधिकार या आयाम कह लीजिए इसको। इंग्लिश में इसे इकोनॉमिक, सोशल एंड कल्चरल राइट्स या डायमेंशन कहा जाता है। दूसरा समूह अधिकार या कलेक्टिव राइट्स या ग्रुप राइट्स को कहा जाता है। और ये दोनों आयाम की चर्चा हम लोग इस लेक्चर में करेंगे। देखिए, सबसे पहले जो इसमें आ रहा है आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक अधिकारों में, वो है जीवन, आज़ादी और सुरक्षा का अधिकार। ठीक है, ये समझने से पहले हमें ये देखना होगा कि आखिर आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक अधिकार क्या होते हैं। तो देखिए, हम सभी व्यक्ति जो भी नागरिक हैं उन सब के अंदर हम सभी को गरिमा और अधिकार के मामले में सभी व्यक्ति बराबर हैं और सभी व्यक्तियों को गौरव और अधिकारों का जहाँ तक मामला आता है उस मामले में जन्म से ही हमें स्वतंत्रता और समानता मिली होती है। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि किसी भी आधार पर किसी भी व्यक्ति के साथ भेदभाव नहीं किया जाएगा और सबको समान अधिकार दिए जाएंगे। अब भेदभाव का आधार क्या होता है? भेदभाव का आधार जनरली होता है नस्ल। नस्ल मतलब रेस, रंग, कलर, है ना, जैसे ब्लैक और वाइट होता है। जेंडर, महिला या पुरुष। लैंग्वेज, भाषा। रिलीजन, धर्म, राजनीतिक, पॉलिटिकल या कोई अन्य मुद्दे हो सकते हैं जिनके आधार पर भेदभाव किसी भी राज्य में होता है। तो ये भेदभाव को राज्य पूरी तरीके से ख़त्म करता है और सभी व्यक्तियों को समान रूप से आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक अधिकार सुनिश्चित करता है, देता है वो, है ना, और उनका संरक्षण भी करता है। ये हमें ध्यान रखना चाहिए कि राज्य किसी भी आधार पर भेदभाव को नकार देता है, मना कर देता है। राज्य किसी भी आधार पर भेदभाव नहीं करता है, उसकी नज़र में सभी नागरिक समान होते हैं। अब देखिए, इसमें पहला आता है जीवन, आज़ादी और सुरक्षा का अधिकार। तो क्लियर है यहाँ पर कि प्रत्येक व्यक्ति को ये तीनों अधिकार मिले होते हैं और किसी भी व्यक्ति को कोई दूसरा व्यक्ति या व्यक्तियों का समूह, है ना, वो गुलाम नहीं बना सकता, ना ही गुलामी प्रथा को बढ़ावा दे सकता है और ना ही किसी मनुष्य का खरीद फरोख्त मतलब व्यापार होगा। ये पूरी तरीके से गैर कानूनी है। इसीलिए ये जो दास्ता वाली चीज़ है, स्लेवरी वाली चीज़ है ना, या किसी को गुलाम बनाने वाली चीज़ है या किसी व्यक्ति को बेचने वाली चीज़ है, ये पूरी तरीके से गैर कानूनी घोषित हो चुकी है। और इसीलिए हमारे पास जीवन, आज़ादी और सुरक्षा का अधिकार है, जिसमें हमारे साथ कोई भी गलत कार्य नहीं हो सकता है, ये राज्य सुनिश्चित करता है। दूसरे में आता है यातना, प्रताड़ना या क्रूरता से आज़ादी का अधिकार। इसका क्या मतलब है कि किसी भी व्यक्ति को शारीरिक या मानसिक रूप से यातना या प्रताड़ना या उसके साथ क्रूरता नहीं की जा सकती है। किसी भी व्यक्ति के साथ अमानवीय कोई कार्य नहीं किया जा सकता, न ही किसी व्यक्ति का अपमान किया जा सकता है। सभी व्यक्ति को ये बराबर रूप से अधिकार मिले होते हैं, ये ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट आता है कानून के समक्ष समानता का अधिकार। पिछले लेक्चर में हम लोगों ने डिस्कस किया था कि सभी व्यक्ति कानून की नज़रों में समान हैं, सभी व्यक्तियों को समान संरक्षण मिला हुआ है। ठीक है, कोई भेदभाव कानून किसी भी आधार पर किसी भी व्यक्ति के साथ नहीं करता है और व्यक्ति अपने, अगर उसके ऊपर कोई इल्ज़ाम लगाया गया है ना, तो अपने ऊपर बचाव करने के लिए वो अदालत जा सकता है। ठीक है, किसी भी व्यक्ति को मनमाने तरीके से गिरफ्तार नहीं किया जा सकता, ना ही उसे हिरासत में रखा जा सकता है पुलिस के द्वारा।
ये भी एक इम्पॉर्टेंट अधिकार है जो हम सभी व्यक्तियों को मिला होता है। हमें एक और अधिकार इसमें मिला होता है जिसे निर्वासन का अधिकार कहते हैं। मतलब अगर हम कहीं दूसरे देश में बसना चाहते हैं तो ये भी अधिकार हमारे पास मिला हुआ है, माइग्रेशन का अधिकार, है ना, किसी दूसरे देश की नागरिकता लेने का अधिकार, ये भी हमें मिला हुआ है। तो इसका क्या मतलब हुआ कि किसी भी व्यक्ति को एक तरीके से देखा जाए तो मनमाने ढंग से गिरफ्तार नहीं किया जा सकता, उसको मनमाने ढंग से हिरासत में नहीं रखा जा सकता, या किसी भी व्यक्ति को किसी भी वजह से देश से नहीं निकाला जा सकता है। ठीक है। और इसमें सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है और आखिरी चीज़ है कि जब तक अदालत किसी व्यक्ति को दोषी करार नहीं देती है तब तक उस व्यक्ति के पास निर्दोष रहने का पूर्ण अधिकार है। समाज कुछ भी कहे, वो व्यक्ति तब तक निर्दोष रहेगा। ये इम्पोर्टेंट राइट है कानून के समक्ष समानता के मामले में। नेक्स्ट आता है इसमें घर परिवार और पत्राचार में निजता का अधिकार। पत्राचार मतलब हम लोग कम्युनिकेट करते हैं आपस में, निजता मतलब प्राइवेसी। ठीक है। अब हर व्यक्ति के पास एकांतता मतलब उसकी जो इंडिविजुअल लाइफ है वो, फैमिली लाइफ है वो, घर है उसका, या जो भी वो कम्युनिकेशन कर रहा है किसी के साथ, जो भी बातचीत कर रहा है, या उसका जो बिहेवियर है समाज में, इसमें कोई भी हस्तक्षेप नहीं किया जाएगा, ना राज्य करेगा ना समाज करेगा। कुल मिला के मतलब ये हुआ कि आप या मैं या कोई भी व्यक्ति ये तय करेगा कि उसे किसके साथ दोस्ती रखनी है, किसके साथ नहीं, किसके साथ संबंध रखना है, किसके साथ नहीं, है ना, किससे बात करनी है, किससे नहीं। ये व्यक्ति का निजी मामला है। कोई भी व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के साथ ज़बरदस्ती बातचीत करना या ज़बरदस्ती दोस्ती करना, है ना, या ज़बरदस्ती कोई भी संबंध किसी भी तरीके का बनाना, विवाह वगैरह करना, ऐसा बिल्कुल नहीं कर सकता है। अगर ऐसा करेगा तो ये कानून की नज़र में गैर कानूनी होगा और उसके खिलाफ कार्यवाही की जा सकती है, और जिसके खिलाफ हो रहा है वो कानून का संरक्षण भी ले सकता है। ठीक है। नेक्स्ट है इसमें भ्रमण का अधिकार। बहुत सिंपल है ये। अपने देश में या किसी दूसरे देश में आने जाने का अधिकार सभी व्यक्तियों को मिलना चाहिए। साथ ही साथ किसी दूसरे देश में बसने का अधिकार भी सब व्यक्तियों के पास होना चाहिए। ये इसकी मुख्य तर्क है, और लगभग ये चीज़ हम देखते हैं कि सभी प्रजातांत्रिक देशों में सभी व्यक्तियों को मिली होती हैं। नेक्स्ट है इसमें राजनीतिक शरण मांगने का अधिकार। देखिए, राजनीतिक शरण मांगने का अधिकार का मतलब है कि किसी व्यक्ति के, अगर कोई व्यक्ति अपने राज्य में सताया जा रहा है, परेशान किया जा रहा है ना, तो उसे दूसरे किसी देश में शरण लेने का और वहाँ रहने का पूरा अधिकार होता है। ये हमारा पहली स्लाइड के आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक अधिकार हैं। अगले स्लाइड की तरफ चलते हैं। देखिए, इसमें सबसे पहला आ रहा है राष्ट्रीयता का अधिकार। इसका मतलब है कि प्रत्येक व्यक्ति को जो जिस भी राष्ट्र का वो नागरिक है उसकी नागरिकता का उसको अधिकार मिला होता है। किसी भी व्यक्ति के खिलाफ मनमाने ढंग से राज्य जो है वो किसी भी व्यक्ति की नागरिकता को ख़त्म नहीं कर सकता है, या अगर व्यक्ति अपनी नागरिकता का परिवर्तन करना चाहता है, फॉर एग्ज़ाम्पल इंडियन कोई है और वो अमेरिका जाके वहाँ की नागरिकता लेना चाहता है, तो इस पर भी कोई रोक टोक नहीं लगेगी। ये पूरी तरीके से व्यक्ति का निजी मामला होगा। तो राष्ट्रीयता का अधिकार भी सभी व्यक्तियों को बराबर मिला होता है बिना किसी भेदभाव के। अगला है शादी करने और परिवार बढ़ाने का अधिकार। देखिए, ये अधिकार भी जो भी वयस्क पुरुष और महिला हैं उनको समान रूप से मिला होता है बिना किसी भेदभाव के। जो बाल विवाह वगैरह हैं उनके ऊपर लगभग हर प्रजातांत्रिक देश में, डेमोक्रेटिक कंट्री में रोक लगी हुई है। साथ ही साथ इसमें ये भी देखा जाना है कि अगर कोई व्यक्ति बालिग है ना, एक एज को क्रॉस कर चुका है, मिनिमम एज किसी हर देश की अलग अलग हैं, तो वो बिना किसी धर्म या जाति या नेशनलिटी, राष्ट्रीयता, है ना, ये सब देखे बिना वो किसी भी दूसरे व्यक्ति के साथ शादी या विवाह कर सकता है। इसका मतलब कि कोई भी राज्य किसी भी स्त्री या पुरुष को इस आधार पर शादी करने से नहीं रोकेगा
कि वो अमेरिकन है तुम इंडियन हो, या वो मुस्लिम है वो हिंदू है, या वो लोअर कास्ट से है आप अपर कास्ट से हैं, या वो ब्लैक है और आप वाइट हैं। ऐसा कोई भी ग्राउंड नहीं होगा। अगर दो व्यक्ति शादी करने के लिए जो कि वयस्क हैं, है ना, तैयार हैं, तो किसी भी तरीके का उनके ऊपर बंधन नहीं होगा। ये अधिकार उनको मिला हुआ है, ठीक है। साथ ही साथ उनको अपना विवाह तोड़ने का भी अधिकार है, डिवोर्स लेने का भी अधिकार है। तो ये पूरा का पूरा व्यक्ति का निजी मामला होता है जो सामाजिक अधिकारों की श्रेणी में आता है। नेक्स्ट है संपत्ति का अधिकार। देखिए, संपत्ति का अधिकार का मतलब है कि व्यक्ति अकेले या दूसरे किसी भी व्यक्ति के साथ मिलकर किसी भी तरीके की संपत्ति अपने पास रख सकता है अगर वो सही तरीके से कमाई गई है, ठीक है। और किसी भी व्यक्ति को राज्य या समाज का कोई भी व्यक्ति मनमाने ढंग से उसकी संपत्ति से उसको बेदखल नहीं कर सकता है। तो ये इम्पॉर्टेंट पॉइंट आ जाता है जो हमें आर्थिक अधिकार की तरफ इशारा करता हुआ दिखता है। नेक्स्ट है विचार विवेक और किसी भी धर्म को अपनाने की स्वतंत्रता। ये हम लोग पिछले लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं कि हम सभी लोग विवेकशील हैं, हम सब लोगों के पास तर्क या लॉजिक होता है, उसी आधार पर हमारे पास कुछ विचार विकसित होते हैं, तो हमें विचार को अभिव्यक्त करने की स्वतंत्रता होनी चाहिए। साथ ही साथ हम लोग इतने तर्कशील जरूर होते हैं, इतने लॉजिकल होते हैं कि किसी भी धर्म को अपना सकते हैं या अपने ही धर्म को आगे बढ़ा सकते हैं। तो ये हमारे पास स्वतंत्रता या अधिकार होना चाहिए। ये इंश्योर करता है आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक अधिकार, और इसमें किसी तरीके का कोई रोक टोक नहीं होता। नेक्स्ट है विचार की अभिव्यक्ति और संगठन बनाने का अधिकार। पिछले लेक्चर में हम लोगों ने इसको डिस्कस किया है ना, जिसमें हम लोग अपने विचारों की अभिव्यक्ति कर सकते हैं और संघ या ऑर्गेनाइजेशन, है ना, ये बना सकते हैं बशर्ते कि वो प्रजातांत्रिक हो। फिर राजनीतिक गतिविधियों में भाग लेने का अधिकार, ये भी हम लोगों ने पिछले ही अपने लेक्चर में डिस्कस किया है, जिसमें सरकार चुनने का अधिकार होता है, वोट देने का अधिकार होता है ना। साथ ही साथ सरकार से सवाल पूछने का अधिकार हमारे पास होता है, या किसी भी तरीके की राजनीतिक गतिविधियों में अगर कोई हिस्सेदारी हमें करनी है तो हमारे ऊपर कोई रोक टोक नहीं लगाई जा सकती है। इसमें एक चीज़ यहाँ ऐड करता हूँ मैं बस, कि जो सरकारी नौकरियाँ होती हैं उन सरकारी नौकरियों को लेने का हम सभी के पास समान अधिकार है, और कोई भी राज्य या समाज की कोई भी संस्था इस आधार पर हमें नहीं रोकेगी कि हम इस नौकरी के लिए एलिजिबल हैं या नहीं हैं। सभी व्यक्ति समान हैं, इसलिए भेदभाव यहाँ पर नहीं किया जाएगा जब सरकारी नौकरी का मामला आता है। तो ये एक हमारा पूरा डिस्कोर्स होता है। अगली स्लाइड की तरफ चलते हैं। देखिए, अगली स्लाइड बात कर रही है सामाजिक सुरक्षा का अधिकार, आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक अधिकारों की प्राप्ति का अधिकार। देखिए, ये बहुत सिंपल है। सामाजिक सुरक्षा का अधिकार मतलब समाज में हमें कोई किसी भी तरीके के बंधन नहीं लगाए जाएंगे। आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक सुरक्षा, इसका मतलब ये है जो अधिकार हमें मिला हुआ है कि कोई संपत्ति अगर हमारी है उसके ऊपर कोई कब्जा नहीं करेगा। सामाजिक सुरक्षा में परिवार आता है, हमारे मित्र वगैरह ये संबंध आते हैं, तो इसके ऊपर भी कोई रोक टोक हमारे ऊपर नहीं लगाएगा या कोई ज़बरदस्ती हमारे साथ नहीं करेगा कि उसको हमें समाज में किस तरीके से व्यवहार करना है, किस तरीके से जीना है। तो जो भी हमारे स्वयं निर्धारित लक्ष्य होते हैं उन्हें हम खुद पूरा करेंगे, सेल्फ अपॉइंटेड गोल्स, ना कि उसमें कोई बाहरी हस्तक्षेप होगा। नो एक्सटर्नल इंटरफेरेंस, इसकी वकालत यहाँ पर होती है। जब सांस्कृतिक अधिकारों की बात आती है तो जो भी हमारा कल्चर है हम उस कल्चर को प्रोटेक्ट कर सकते हैं, उस कल्चर को मान सकते हैं, उस कल्चर से रिलेटेड जो भी फूड है या जिस तरीके से ट्रेडिशनल हमारा एक रहा है उस ट्रेडिशन को फॉलो कर सकते हैं, परंपरा को। कोई भी रोक टोक यहाँ पर नहीं लगेगी। नेक्स्ट है इसमें काम करने का अधिकार। देखिए, काम करने का अधिकार का मतलब है कि इक्वल वर्क फॉर इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क, मतलब कि समान काम पर समान भुगतान का अधिकार हमारे पास होता है। साथ ही साथ कोई भी ट्रेड यूनियन बनेगी, शिक्षकों की बने, छात्रों की बने, है ना, या मजदूरों की बने, तो जो भी ट्रेड यूनियन बनती है उस ट्रेड यूनियन में शामिल होने का अधिकार है। उन ट्रेड यूनियंस को हमें बनाने का अधिकार है, और
अपनी इच्छा अनुसार हम लोग ये तय कर सकते हैं कि हमें कौन से जॉब में जाना है ना। साथ ही साथ जिस जॉब में भी हम जाते हैं उस जॉब में जो भी सुविधाजनक परिस्थितियां हैं उनको प्राप्त करने का अधिकार भी हमें मिलता है, और यहाँ पर किसी भी आधार पर भेदभाव नहीं किया जाता है, किसी भी आधार पर भेदभाव नहीं होता है। जो भी काम करने का एक सही समय है, जो भी वर्किंग आवर्स हैं वो क्लियरली हमें पता होते हैं, ठीक है। जो छुट्टियां मिनिमम हमें मिलनी चाहिए वो हमें मिलती हैं, और हम सभी व्यक्तियों को जो जॉब कर रहे हैं या जॉब करने वाले हैं उनको छुट्टी लेने का भी अधिकार होता है, और साथ ही साथ रेस्ट करने का, विश्राम करने का भी अधिकार होता है अगर वो बीमार पड़ जाते हैं या किसी भी परिस्थिति में, ठीक है। तो ये सारे के सारे अधिकार हमें काम करने के अधिकार में मिलते हैं जो सामाजिक अधिकारों की श्रेणी में आते हैं। नेक्स्ट है शिक्षा का अधिकार। देखिए, शिक्षा का अधिकार मैं पिछले लेक्चर में बता चुका हूँ कि सबको मिला हुआ है, जिसमें जो प्राथमिक शिक्षा है, प्राइमरी एजुकेशन, वो कंपलसरी है हमारे यहाँ और होनी चाहिए, है ना, और निःशुल्क होनी चाहिए। कंपलसरी मतलब अनिवार्य, निःशुल्क मतलब फ्री, ये होनी चाहिए। और हमारे मिड डे मील का भी प्रोविज़न है इंडिया में। ये क्यों होना चाहिए? क्योंकि ये माना जाता है कि शिक्षा के जरिए जितने भी तरीके के समाज में भेदभाव वगैरह पाए जाते हैं, या जिस तरीके से जो आपसी सद्भावना एक होती है ना, जो टॉलरेशन मतलब सहिष्णुता होती है, ये बढ़ती है। तो इसीलिए शिक्षा को इम्पोर्टेंट माना जाता है, राइट टू एजुकेशन को इसीलिए इम्पोर्टेंट माना जाता है। नेक्स्ट है हमारा सांस्कृतिक कार्यों में शामिल होने और बौद्धिक संपदा के संरक्षण का अधिकार। क्लियर है कि जिस भी तरीके का हमारा सांस्कृतिक जीवन होगा, उस सांस्कृतिक जीवन में हम भाग ले सकते हैं, हमारे ऊपर कोई भी रोक टोक नहीं लगेगी। और बौद्धिक संपदा का यहाँ मतलब ये है कि जैसे वैज्ञानिक अगर कोई इन्वेंशन होता है, साइंटिफिक इन्वेंशन, तो वो साइंटिफिक इन्वेंशन होने के बाद उसका उपयोग करने का अधिकार हमारे पास होता है। साथ ही साथ हमें किसी भी तरीके की मूवी देखना या किसी भी तरीके के जो हमारे कल्चरल में डांस हैं या फोक म्यूज़िक हैं, है ना, लोकगीत जिन्हें बोलते हैं, या कोई फेस्टिवल है, वो सब हमारी बौद्धिक संपदा में शामिल होती है। साथ ही साथ अगर किसी चीज़ का इन्वेंशन हमने खुद किया है, कोई पेंटिंग बनाई है या कोई साइंटिफिक इन्वेंशन किया है ना, या कोई भी ऐसी चीज़ बनाई है जो अब तक नहीं बनी है, तो उस बनाई हुई चीज़ पर अपना दावा करने का अधिकार हमारे पास होता है। कोई अन्य व्यक्ति या व्यक्तियों का समूह ऐसी किसी भी चीज़ के ऊपर दावा नहीं कर सकता जिसका इन्वेंशन किसी दूसरे व्यक्ति ने किया हो। तो ये बौद्धिक संपदा की श्रेणी में अधिकार आते हैं। नेक्स्ट है स्लाइड में भोजन, आवास, कपड़े, चिकित्सीय देखभाल और सामाजिक सुरक्षा सहित अच्छे जीवन स्तर के साथ स्वयं और परिवार के साथ जीने का अधिकार। ये क्लियर है, और हम लोग पिछले लेक्चर में इसको समझ भी चुके हैं कि किस तरीके से एक हमें मेडिकल फैसिलिटी मिलनी चाहिए, भोजन सबको मिलना चाहिए, सोशल सिक्योरिटी सबके पास होनी चाहिए, और एक अच्छी जीवन जीने का अधिकार हम सबके पास होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड की तरफ चलते हैं। देखिए, कलेक्टिव राइट्स को बताने से पहले मैं आपको पिछला जो हमारा ख़त्म हुआ है उसका एक कंक्लूडिंग रिमार्क दे देता हूँ कि हम में से प्रत्येक व्यक्ति के समाज के लिए कुछ कर्तव्य होते हैं, जो मैंने पिछले लेक्चर में भी बताया। और अगर हमारे पास कर्तव्य होंगे तभी हम लोग पूरी तरीके से जो हमारे इकोनॉमिक, सोशल एंड कल्चरल राइट्स हैं उनका विकास कर पाएंगे और अपना खुद का भी विकास कर पाएंगे। अधिकारों के साथ साथ अगर हम अधिकारों का उपयोग करना चाहते हैं तो हमारे साथ कर्तव्य भी जुड़े होने चाहिए। अगर कर्तव्य हमारे पास नहीं होंगे तो अधिकार भी बिल्कुल पूरी तरीके से ज़ीरो हो जाएंगे, है ना। अधिकारों की कोई वैल्यू या उनका मूल्य नहीं रहेगा। तो अधिकारों के साथ कर्तव्य भावना हम सब के अंदर होनी चाहिए। ये एक इम्पॉर्टेंट आस्पेक्ट है इकोनॉमिक, सोशल एंड कल्चरल राइट का, जिसका हमें ध्यान देना पड़ेगा और सोचना पड़ेगा इस बारे में कि किस तरीके से हम लोग अधिकारों के साथ साथ एक कर्तव्य वाले डिस्कोर्स को भी डेवलप करें।
लास्ट है हमारा कलेक्टिव राइट्स, मतलब समूह अधिकार। देखिए कलेक्टिव राइट्स जनरली ये माना जाता है कि जो समूह है उनको ये अधिकार मिले होते हैं, ये किसी व्यक्ति के अधिकार नहीं होते हैं, ये समूह के अधिकार होते हैं। ठीक है, जनरली जो इंडिजिनस पॉपुलेशन है, जिसे मूल निवासी भी कहा जाता है ना, ये कलेक्टिव राइट्स जो हैं उनके साथ जुड़े होते हैं, या जो माइनॉरिटी ग्रुप्स हैं उनके साथ जुड़े होते हैं, जो अल्पसंख्यक समूह हैं, भाषाई अल्पसंख्यक हो या धार्मिक रूप से अल्पसंख्यक हो, लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी और रिलीजियस माइनॉरिटीज़, ये उनके साथ कलेक्टिव राइट्स जुड़े होते हैं और सभी को ये एक समान रूप से मिले होते हैं, किसी व्यक्ति को नहीं मिले होते हैं, ये समूह को मिले होते हैं। ठीक है, समूह का जो भी पहचान है उस आधार पर मिले होते हैं। और ये अधिकारों की डिमांड 1980 रादर अगर कहा जाए 70 के दशक से बढ़नी शुरू होती है, और ये अभी तक कलेक्टिव राइट्स जो हैं इनके डिमांड्स बढ़ती चली जा रही है। जैसे भारत में ही आप देखें, जो ट्राइबल हैं, वनवासी हैं, उनके अधिकारों की मांग, वो अपने अधिकारों की मांग किस तरीके से उठा रहे हैं, या जो भी मूल निवासी हैं अमेरिका के, वो किस तरीके से अपनी मांगों को उठा रहे हैं, ये सारे के सारे मांग कलेक्टिव राइट्स में शामिल होते हैं। साथ ही साथ जो भाषाई अल्पसंख्यक हैं, मतलब लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज़ हैं या रिलीजियस माइनॉरिटीज़ हैं, उनके भी अपना कुछ कलेक्टिव राइट्स राज्य के द्वारा उनको दिए जाने चाहिए, ताकि वो अपनी संस्कृति, भाषा, धर्म इसको प्रोटेक्ट करके रख सकें, और मेजॉरिटी कम्युनिटी मतलब बहुसंख्यक जो आबादी है उसके सामने वो हीन फील ना करें। इन कलेक्टिव राइट्स में क्या क्या आते हैं कि प्रत्येक जो भी अल्पसंख्यक वर्ग है उसको अपनी भाषा को संरक्षित करने का अधिकार मिला होना चाहिए, और मिला होता है। दूसरा, जो भी मूल निवासी हैं उनको उनकी ज़मीन पर हक का अधिकार मिला होना चाहिए। तीसरा है इसमें स्वच्छ पर्यावरण का अधिकार हम सब के पास होना चाहिए। हम सबको ये अधिकार है कि हमें वायु प्रदूषण ना हो, एयर पोल्यूशन है ना, या किसी भी अन्य तरीके का जो पॉल्यूशन होता है वो बिल्कुल नहीं होना चाहिए, वो चाहे रिवर हो, नदियों का हो या कोई भी हो। तो ये जो एनवायरनमेंट है, ये क्लीन एनवायरनमेंट का राइट हम सब के पास होता है, और इसमें जनरली माइनॉरिटी नहीं है, सबके ऊपर लागू होता है। नेक्स्ट है इसमें राष्ट्रीय आत्मनिर्णय का अधिकार। देखिए नेशनल सेल्फ डिटर्मिनेशन इसको कहा जाता है। इसमें ये होता है कि व्यक्ति खुद तय कर लेता है कि उसका राष्ट्र किस तरीके का है और वो उस राष्ट्र में किस तरीके से अपने आप को समाहित करेगा। साथ ही साथ राष्ट्र भी ये तय दिखाता है कि वो उनको समाहित करने की प्रक्रिया में, है ना, एब्जॉर्ब, इंक्लूड या इंक्लूसिवनेस दिखाने के लिए राज्य वो कितना उनकी हेल्प कर रहा है। तो ये इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट यहाँ पर आ जाता है, जो सभी तरीके के माइनॉरिटी या मूल निवासियों को मिला होता है। विकास का अधिकार भी हम सभी के पास होता है, पढ़ने का अधिकार, नौकरी करने का अधिकार, है ना, ये सारे तरीके के अधिकार हमारे पास होते हैं। और नेक्स्ट है इसमें अल्पसंख्यकों को स्वायत्त स्वशासन का अधिकार, मतलब कि हमारे राज्य देश में तो नहीं है, लेकिन कई देशों में ये मांग उठती है कि अगर कोई अल्पसंख्यक वर्ग से आता है तो उसको एक ऑटोनोमस सेल्फ गवर्नमेंट का अधिकार मिलना चाहिए, ताकि जो मेजॉरिटी गवर्नमेंट है वो उसके साथ कोई भेदभाव वगैरह ना कर सके, और वो अपने जो कलेक्टिव राइट्स हैं उनको ठीक से एंजॉय कर पाए। इन कलेक्टिव राइट्स में इन सब के अलावा शांति का अधिकार, स्वास्थ्य का अधिकार, शिक्षा का अधिकार, है ना, स्वच्छ वातावरण का अधिकार और विकास का अधिकार ये शामिल किए जाते हैं। यहाँ पर जो एजेंट होता है ना, जो ये तय करता है कि ये कौन देगा हमें अधिकार, तो यहाँ राज्य के ये कर्तव्य बन जाता है, राज्य का ये ऑब्लिगेशन बन जाता है कि ये सारे के सारे अधिकार सभी तरीके के व्यक्तियों को दिए जाएं, वो इंश्योर करें, इन सब चीज़ों को सुनिश्चित करें और इन अधिकारों की रक्षा भी करें, मतलब इन अधिकारों का प्रोटेक्शन भी करें। तो ये हमारे जो इससे न्याय अधिकारों के जो आयाम हैं, ये यहाँ हमारा पूरा लेक्चर ख़त्म हो जाता है। इसको आप ध्यान से सुनिएगा और नोट्स बनाइएगा।
आप सभी लोग अच्छे नंबरों से पास हों, मेहनत करिए। थैंक यू वेरी मच।